मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने सोनपुर के ऐतिहासिक बाबा हरिहर नाथ मंदिर में आज पूजा अर्चना की है। निशांत कुमार जैसे ही मंदिर परिसर में पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों ने फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। निशांत कुमार ने मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की और बाबा हरिहर नाथ से प्रदेश की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। वहीं अपने पिता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल को याद करते हुए भावुक अंदाज में कहा कि बिहार की जनता उनके पिताजी के कामों को हमेशा याद रखेगी। बहुत पहले 20 साल मैं बहुत अक्सर आता था, काफी दिन बाद यहाँ आया हूँ आशीर्वाद लेने। क्या मांगे बाबा से? सब भगवान की कृपा है। यहाँ जो भी आते हैं वो मंत्री पद के लिए अरे ठीक है, आपकी क्या इच्छा? सब भगवान की कृपा है। याद करता हूँ बिहार की जनता के लिए जो उन्होंने 20 साल किया, बिहार की जनता कभी भूल नहीं सकेगी। और मैं जनता से यही अपील करता हूँ कि जिस तरह से पिताजी पे था इसने, उस तरह से मुझ पर, पार्टी पर, पिताजी पर उनका बिहार वासियों का विश्वास बना रहे। इससे पहले पटना से एक और तस्वीर सामने आई थी, जहां निशांत कुमार ने एक अणे मार्ग में विधायकों और जेडीयू के नेताओं से मुलाकात की। बिहार में जल्द ही नई सरकार का गठन होना है, ऐसे में उनकी ये मुलाकात कई मायनों से खास मानी जा रही है। बता दें कि जेडीयू में शामिल होते ही निशांत कुमार लगातार जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं और जनता तक सरकार की सोच और योजनाओं को पहुंचाने को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं। 10 तारीख को राज्यसभा के सदस्यता लेंगे और उसके पहले उनके बेटे निशांत कुमार जो जेडीयू में सक्रिय हो चुके हैं, लगातार एक्टिव हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं एक अने मार्ग की। एक अने मार्ग में लगातार पिछले 2-3 दिनों से लगातार वो जेडीयू के जो नेता और विधायक हैं लगातार उनसे मुलाकात कर रहे हैं और ये मुलाकात कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि चर्चा है कि 10 तारीख को जब राज्यसभा के सदस्यता लेंगे नीतीश कुमार, उसके बाद वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से त्यागपत्र दे सकते हैं और उसके बाद निशांत कुमार लगातार राजनीति में फिर सक्रिय हो जाएंगे। और खबर ये भी है कि जब नई सरकार बनेगी इसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है, जिसका इशारा जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी किया। लेकिन उसके पहले निशांत कुमार अपने आप को लगातार तैयार कर रहे हैं और लगातार जेडीयू के जो विधायक हैं और जो नेता हैं उनसे लगातार मुलाकात कर रहे हैं। कई वरिष्ठ विधायकों के साथ साथ उन्होंने कई युवा विधायकों से भी मुलाकात की और तमाम लोगों से मुलाकात कर वो बहुत कुछ सीखना और समझना चाहते हैं। जाहिर तौर पे उन्हें जो विधायक है उन्हें भी महत्वपूर्ण बात बता रहे होंगे, महत्वपूर्ण टिप्स दे रहे होंगे। चूंकि निशांत कुमार भी राजनीति में नए नए कदम रख रहे हैं, इसलिए उन्हें अपने वरिष्ठों का सहयोग चाहिए और युवाओं का उत्साह। तो जाहिर तौर पे निशांत कुमार लगातार अपने पार्टी के विधायक और नेताओं से मुलाकात कर राजनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं और जब नई सरकार बनेगी उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उसके पहले वो अपने सहयोगी विधायकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर बहुत कुछ जानना और समझना चाहते हैं। तो जाहिर तौर पर निशांत कुमार लगातार सक्रिय हैं। कभी वो वरिष्ठ नेताओं के यहाँ जाकर मुलाकात कर रहे हैं और कई बार उनसे विधायक और नेता एक अन्य मार्ग में आकर मुलाकात कर रहे हैं। तो बेहद दिलचस्प है, निशांत कुमार लगातार राजनीतिक तौर पे सक्रिय होते जा रहे हैं और इंतजार है कि जब नई सरकार का गठन होगा उसमें निशांत कुमार की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होगी और कैसे अपने पार्टी और सरकार को बेहतर तरीके से चला पाते हैं। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के रास्ते केंद्र की राजनीति करने जा रहे हैं। ऐसे में बिहार में एनडीए की नई सरकार को लेकर कवायद तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि 11 अप्रैल को एनडीए के सभी विधायकों को पटना में ही रहने का निर्देश दिया गया है। कहा जा रहा है कि 12 या फिर 13 अप्रैल को नीतीश कुमार बड़ी बैठक भी बुला सकते हैं और इसी बैठक में सीएम पद छोड़ने की जानकारी भी दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे सकते हैं और इसी के साथ नई सरकार गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। और आपको बता दें कि कल यानी कि 8 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसे संभवतः नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक माना जा रहा है। और आपको बता दें कि 10 अप्रैल को नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य की शपथ लेंगे और इसके लिए वे 9 अप्रैल को ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और 11 अप्रैल को वापस पटना लौट सकते हैं। नीतीश कुमार करीब 20 साल से बिहार की राजनीति के केंद्र में हैं और अब बिहार छोड़कर वो दिल्ली जा रहे हैं, जिसको लेकर लगातार राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है। सरकार में सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा और मंत्रिमंडल में शामिल मदन सहनी ने भी बड़ा बयान दिया है। कहा, नीतीश कुमार को लोग हमेशा याद करेंगे, उन्होंने बिहार की तस्वीर बदली है।
उनको तो इस तरह से प्रशिक्षित किए हैं कि उनके रास्ते पर लोग चल रहे हैं। और हम लोग को तो अच्छा लगता है, जिस तरह अम्ब्रेला चाहे धूप हो बरसात हो हर मौसम में लोगों को रक्षा करता है, उसी तरह जो है समय समय पर ये सभी लोगों को बिहार के तमाम लोगों के लिए हित में काम किए हैं। हम लोग तो अति पिछड़ा के बारे में इतना जानते हैं कि खंड खंड में बटा हुआ था। खलेगी नीतीश जी की? देखिए, कमी तो बहुत खलेगी नीतीश जी की, क्योंकि नीतीश जी रहते थे तो एक छतरी के रूप में सब लोग राहत महसूस करता था। पॉलिटिकल कोई बात हो तब भी, जनता का कोई सवाल हो तब भी, तो हर मामले में नीतीश जी 20 साल तक उन्होंने जितना कुछ किया है, तो एक कमी तो निश्चित रूप से खलेगी, इसमें कहाँ कोई दो राय। बंगाल चुनाव को लेकर सियासी पारा काफी हाई है। वहीं कोलकाता में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया और कहा कि एसआईआर के तहत सभी घुसपैठियों को बाहर करना है और हमने अभी तक 22 लाख लोगों के नाम काटे हैं और उनका अनाज भी बंद किया है। देखिए, स्पष्ट बिहार ने एसआईआर को किया और एसआईआर से स्पष्ट दिखता है कि जो घुसपैठी है उसको बाहर करना है। हमने अभी तक 22 लाख लोगों का नाम भी काटा, 22 लाख लोगों का अनाज भी बंद किया और आगे भी उसके ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर एक एक जो कार्ड है उसको बंद कर। पूर्व सांसद राकेश सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सभी संवैधानिक संस्थाओं के बारे में अफवाह फैलाने का काम करती है। उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करना और उसे भ्रष्ट बताना कांग्रेस की मानसिकता है। कांग्रेस पार्टी को अगर विपक्ष की भूमिका निभानी है तो सड़कों पर उतर के जनता के बीच काम करना होगा। राजशाही मानसिकता से कोई भी पार्टी देश के लिए विकल्प नहीं बन सकती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में सभी संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अफवाह फैलाना, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करना और उसे ध्वस्त करना, जो आपातकाल की मानसिकता कांग्रेस की थी इंदिरा गांधी के समय में, वही मानसिकता निरंतरता के साथ कांग्रेस में जारी है। कांग्रेस पार्टी को यदि विपक्ष की भूमिका निभानी है तो उसे सड़कों पर उतर के जनता के बीच काम करना पड़ेगा। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करते हैं। बड़ी खबर मधुबनी से है, जहां जर्जर स्कूल का एक हिस्सा टूटकर गिर गया और बड़ा हादसा टल गया। शिक्षक और छात्र बाल बाल बच गए हैं। घटना रहिया प्रखंड के नाजिरपुर गांव के मिडिल स्कूल की है। स्कूल के सभी बच्चे प्रार्थना कर रहे थे और तभी स्कूल भवन के एक हिस्से की छत टूटकर गिर पड़ी। हादसे से गुस्साए बच्चे और परिजनों ने जमकर हंगामा किया है और स्कूल को बंद कर दिया। ग्रामीणों ने स्कूल में बच्चों की सुरक्षा की मांग को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया है और इस दौरान शिक्षा विभाग और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। हंगामे के दौरान 1 घंटा पढ़ाई बाधित भी रही। वहीं स्कूल में वर्ग 1 से 8 कक्षा तक पढ़ाई होती है। 300 से अधिक बच्चे और 16 शिक्षक यहाँ पर कार्यरत हैं। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा के साथ ही लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। लिंटर गिर गया जिसमें कई बच्चे चोटिल हो गए। कई दिनों से सर को बताया जा रहा प्रधानाध्यापक को, सर आए थे हमारा बच्चा असुरक्षित है। सर बोलते हम विभाग को चिट्ठी दे रहे हैं, विभाग को सुनवाई नहीं कर रहा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसलिए आज सभी गार्जियन अपने बच्चे को असुरक्षित महसूस करते हुए सभी रूम में ताला लगा दिया है। आज बंद कर दिए, छत गिरने के कारण बंद कर दिए। अभी आकर के विभाग इसका इंक्वायरी करे जो गिरा हुआ है कि नहीं। मेरे बच्चे के सर पर गिर जाएगा, बच्चा डैमेज हो जाएगा, उसका देगा विभाग। हेडमास्टर यहाँ मार खाएगा, स्टाफ मार खाएगा। बड़ी खबर आपको नालंदा से बताते हैं, जहां एनआईए और एटीएस की छापेमारी में बड़ी सफलता मिली है। 6 अप्रैल को करीब 7 घंटे तक बिहार शरीफ सहित 6 ठिकाने पर एनआईए और एटीएस से संयुक्त रूप से छापेमारी की थी। अवैध हथियार और कारतूस की सप्लाई मामले में कल पीके गन हाउस में भी छापेमारी की गई थी। छापेमारी को लेकर अब जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक अपराधी सत्येंद्र सिंह ज्वेलरी शॉप की आड़ में अवैध हथियार और कारतूस की सप्लाई का नेटवर्क चला रहा था। यहां से AK-47 का कारतूस सहित कई देसी विदेशी हथियार और गोलियों की अवैध रूप से खरीद बिक्री की जा रही थी। इस नेटवर्क के तार झारखंड से लेकर यूपी के कानपुर और हरियाणा तक जुड़े हुए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, नालंदा में एनआईए की रेड मामले पर डीजीपी विनय कुमार का बड़ा बयान सामने आया है।
गिरोह को लेकर डीजीपी ने खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि अंतर्राज्यीय स्तर पर ये तार फैले हुए थे। इसमें मुख्य सरगना है विजय कालरा। पिछले साल ही कालरा गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल नालंदा से गिरफ्तारी भी थी। कैमूर में भी रेड हुई है और एनआईए अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीजीपी विनय कुमार का इस रेड मामले पर बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया है कि इसके जो तार हैं वो दूसरे राज्यों से भी जुड़े हुए हैं। बिहार के मामले में बिहार पुलिस, बिहार एटीएस, एसटीएफ के साथ साथ केंद्रीय जांच एजेंसियां भी लगातार कार्रवाई। आप देख रहे हैं कि कल भी राजगीर में रेड हुआ है और हम लोगों ने पिछले वर्ष गोलियों की 2 खेप भभुआ में और राजगीर में जब्त किया था। करीब 7000 गोली जब्त किया था और उस केस को एनआईए को हम लोगों ने हैंडओवर कर दिया था। पटना से बड़ी खबर मिल रही है, नीट छात्रा संवेदना को न्याय की मांग अब तेज हो गई है। कारगिल चौक पर परिजन और सामाजिक संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। सीबीआई जांच पर भी सवाल उठाया गया। हॉस्टल संचालक मनीष रंजन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। सभी संलिप्त लोगों को सख्त सजा देने की मांग की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीट छात्रा संवेदना मौत मामले से जुड़ी बड़ी खबर। अब न्याय की मांग तेज हो गई है। कारगिल चौक पर परिजन और सामाजिक संगठन के लोग जुटे हुए हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। सीबीआई जांच पर उन्होंने सवाल उठाए हैं और हॉस्टल संचालक मनीष रंजन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। और देखिए, एक्शन में ईओयू की टीम दिख रही है। एक्शन में है ईओयू की टीम। भ्रष्ट अफसरों पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और ईओयू की टीम पूछताछ भी कर रही है। डीआरडीए निदेशक वैभव कुमार से पूछताछ। सहरसा में डीआरडीए निदेशक है वैभव कुमार। एसडीपीओ गौतम कुमार से भी पूछताछ हुई। किशनगंज में एसडीपीओ हैं गौतम कुमार। गौतम कुमार से कल 6 घंटे तक पूछताछ हुई। दोनों पर आय से अधिक संपत्ति का मामला बताया जा रहा है और इन दोनों से ही ईओयू की टीम जो है पूछताछ कर रही है और इस पूरे मामले में अहम सुराग जुटाने की कोशिश में लगी हुई है। बिहार में भ्रष्ट पदाधिकारियों पर सरकार की पैनी नजर बनी हुई है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। भ्रष्टाचार में लिप्त पदाधिकारियों को लेकर स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। रोजाना 2-4 लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। भ्रष्टाचार पर सरकार की नीति 0 टॉलरेंस की है। भ्रष्टाचारियों पर सरकार की पैनी नजर है। जिलावार भ्रष्टाचार पदाधिकारियों की सूची बनाई जा रही है। सभी पर कड़ी कार्रवाई होगी। 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस को अपनाते हुए और अभी स्पेशल ड्राइव की शुरुआत किया है। आप देख रहे होंगे प्रत्येक दिन 2-3 लोग पूरे बिहार के अंदर कोई न कोई भ्रष्टाचारी पदाधिकारी या सरकार के महकमे के लोग या तो गिरफ्तार हो रहे हैं या पकड़ाए जा रहे हैं। खबर आपको कटिहार से दिखाते हैं, जहां शहर में ठगी का एक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां शातिर बदमाशों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर एक बुजुर्ग महिला को निशाना बनाया और लाखों रुपए के सोने के जेवरात लेकर फरार हो गए। घटना नगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार इलाके की है। बता दें कि 58 वर्षीय शीला अग्रवाल को रास्ते में एक युवक ने खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए महिला को डराया कि खुले में गहने पहनना खतरनाक है और उनकी जान को खतरा हो सकता है। फर्जी पुलिस अधिकारी की बातों में आई महिला ने अपनी सोने की चेन और कंगन उतारकर उन्हें दे दिए। ठगों ने चालाकी दिखाते हुए जेवर कागज में लपेटकर वापस थमा दिए और वहां से निकल गए। घर पहुंचने पर जब महिला ने कागज खोला तो असली गहनों की जगह नकली सामान देखकर उनके होश उड़ गए। हमारा सीसीटीवी कैमरा है घर का, उसको जब मैं देखा तो देखा 2 आदमी बाइक से आए। मेरी माँ कचरा गिराई, कचरा गिराने के बाद वापस आ रही थी तो उसमें से एक व्यक्ति प्रणाम करके बोला, चाची प्रणाम, साहब आपको बुला रहे हैं। मम्मी मेरी भोली भाली है, डिप्रेशन में रहती है, डिप्रेशन का दवाई चल रहा है। मेरे बाबूजी के एक्सपायर करने के पश्चात 25 साल हो गया ये बात को। तो मम्मी मेरी वहाँ गई, वो अपना पुलिस का कार्ड दिखाने के बाद उनसे सारा सामान वगैरह, सोना का चेन था, सोना का कड़ा था, वगैरह सब कुछ खुलवा के कागज में लपेट के, वीडियो में साफ दिख रहा, वो अपने बैग में डाले और दूसरा बैग, उसी बैग से दूसरा कागज निकाल के उनके हाथ में देके पल्लों में बनवा दी। जब वो घर में आई तो उसमें लोहा का कड़ा था और एक ईटा का पत्थर था।
बेगूसराय से बड़ी खबर है। स्कूल के शौचालय में शराब मिली है। सिसवा उर्दू मध्य विद्यालय से ये शराब बरामद की गई। बछवाड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। शराब के नशे में एक छात्र घर पहुंचा था, जिसके बाद इसकी जानकारी परिजनों को मिली। परिजन स्कूल पहुंच गए और फिर पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस स्कूल पहुंची। जर्जर शौचालय से शराब को बरामद किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यही वो जर्जर शौचालय है स्कूल की, जहां से कई कार्टन शराब बरामद किया गया है। अभिभावक के द्वारा, मोहम्मद खुर्शीद के द्वारा ये जानकारी हुई कि पैखाना पुराना जो टूटा हुआ है पूरा उत्तर साइड, उसमें दारू का कार्टून सटा हुआ है। तो अब इनके साथ आके देखे तो बहुत है दारू। तो हम देखे तो तुरंत हम 2 मिनट में 112 को कॉल किए। तो वहाँ से हमको एक नंबर मिला 15,545 नंबर। फिर वहाँ हम सूचना दिए। तब बोले कि बा कथी होलो, तो नहीं कुछ बोल रहा था, खाली कर रहा था। तब देखे तब बोले इसका मुँह महका न, तो मुँह महका तो हम सोचे दारू रुपये हुआ। तो मेरा है ना जाओ, वो बोला का कि 2 बोतल ना स्कूल में पिया है दारू। थे बच्चा पढ़ कर के एक बच्चा उलटते पुलटते मेरा भतीजा गया और जा कर के उसकी मम्मी हमको कह रहा है कि पता नहीं बाबू को क्या हो गया, दांती वगैरह लग रहा था। तब एक बच्चा बताया कि वहाँ शराब पी लिया, स्कूल के पीछे लैट्रिन रूम में शराब है, शराब पी लिया। तो जब मैंने यहाँ आया तो देखा कि यहाँ शराब लैट्रिन में भरल है। बड़ी खबर आपको बगहा से बताते हैं, जहां मद्य निषेध थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। रामनगर और बगहा क्षेत्र में ड्रोन के जरिए सघन छापेमारी अभियान चलाया गया और इस दौरान कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और 142 लीटर चुलाई शराब बरामद की गई। छापेमारी के दौरान मौके पर ही 3200 किलो जावा महुआ और 130 लीटर चुलाई शराब को नष्ट किया गया। वहीं भितहा थाना क्षेत्र में अलग कार्रवाई करते हुए 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 7 पीस अंग्रेजी शराब और 3 पीस बंटी बबली शराब बरामद हुई है। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। बाढ़ से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां 2 भाई के बीच जमकर मारपीट हुई है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर ये दोनों भाई आपस में भिड़ गए, जिसमें कुदाल से काटकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। करीब 6 लोग इसमें घायल हो गए हैं। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा की एक घटना बताई जा रही है। और आपको बता दें, बाढ़ से बड़ी खबर है, जहां 2 भाई के बीच जमकर मारपीट हो गई। जमीन विवाद में मारपीट की खबर है। 26 को मोकामा थाना अंतर्गत साबेकपुर वार्ड नंबर 22 में 2 भाइयों के बीच में जमीन का विवाद था। एक भाई का परिजन अपने खेत से फसल काट कर लौट रहे थे, तो दूसरे भाई के परिजन ने उस पर हमला कर दिया ईंट पत्थर से, और कुदाल का भी प्रयोग हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, राजीव कुमार की। ये घटना हुई है कि एक जमीनी विवाद था पहले जी, जिसमें कि फसल लगा हुआ था। हाँ। उसे काटने के लिए हम सब परिवार जा रहे थे। हाँ। इसी बीच हमारे जो गोतिया हैं, हाँ। चाचा, हाँ। वो सब प्लानिंग किए मारने के लिए। हाँ। और सब परिवार मिलके हमको चारों तरफ से घेर लिया गया जी। घेर कर उसके बाद वो हमारा जो बड़ा भाई है उस पर टारगेट किया गया था जी। टारगेट के दौरान उसकी मौत हो गई। क्या चीज़ से वार किया गया था? कुल्हाड़ी और कुदारी। कुल्हाड़ी और कुदारी। कितने की संख्या में लोग थे पहले से घात लगाए? वो लोग 7-8 की संख्या में थे। और आइए अब नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। ईरान में आज की रात तबाही की रात बन सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद पूरे पश्चिम एशिया में हड़कंप मचा है। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अगर तय डेडलाइन तक ईरान नहीं झुका तो उसे पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। इसी बीच ईरान में अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या ये सिर्फ सैनिकों को निकालने की कार्रवाई थी या इसके पीछे यूरेनियम से जुड़ा कोई गुप्त मिशन था? इजराइल की गोलानी ब्रिगेड के मोर्चे पर आने की खबरें भी डर बढ़ा रही है। सवाल यही, क्या जंग अब परमाणु तबाही से बस एक कदम दूर है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो डेडलाइन ईरान को दी है उसकी मियाद की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। करीब 20 घंटे का वक्त अब बचा हुआ है, लेकिन इस डेडलाइन के खत्म होने से पहले ही ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि वो अपने देश की सुरक्षा के लिए कुछ भी करेगा। मतलब
डेडलॉक बना हुआ है। और इन सब के बीच खबर मुस्तफा खामेनेई को लेकर भी है। सवाल उठ रहे हैं कि मुस्तफा खामेनेई कहां हैं। उन्हें लेकर एक इंटेलिजेंस मेमो सामने आया, इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा खतरा इस वक्त ईरान पर मंडरा रहा है, क्योंकि ट्रंप कह चुके हैं कि डेडलाइन खत्म हुई तो ईरान में तबाही आएगी, एक रात में वो ईरान को बर्बाद कर देंगे। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के कोलकाता पर हमले की धमकी का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पलटवार किया है। उन्होंने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। उन्होंने इतिहास को याद दिलाते हुए बताया कि 55 साल पहले पाकिस्तान ने ऐसी हरकत की थी जिससे उसके 2 टुकड़े हो गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर पाकिस्तान बंगाल पर नजर डालने की कोशिश करेगा तो भारत आतंक के आका पाकिस्तान के कितने टुकड़े करेगा, ये पाकिस्तान को भी नहीं पता होगा। वहीं इस दौरान उन्होंने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के उस बयान का भी जवाब दिया जहां उन्होंने ख्वाजा आसिफ के बयान पर पीएम मोदी की चुप्पी की बात कही थी। वैसे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज 55 ईयर पहले 1971 में एक बार बंगाल की तरफ नजर उठाने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, एक पाकिस्तान रह गया, दूसरा बांग्लादेश बन गया। इस बार यदि हरकत की गई हमारे बंगाल की तरफ नजर उठाने की, तो उसका क्या परिणाम होगा यह भविष्य के गर्भ में ही लिखा हुआ है और इसका पता चल जाएगा। सर, अभिषेक बनर्जी की तरफ से कहा गया कि भाजपा की तरफ से, बड़े नेताओं की तरफ से, मोदी जी की तरफ से कुछ बोला नहीं जा रहा है। अरे मैं देश का रक्षा मंत्री हूं, मैं बोल रहा हूं। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? यह आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति बोले, लेकिन इस तरीके का प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक बार इसका खामियाजा वो भुगत चुके हैं। आज के 55 ईयर्स एगो, यानी 55 वर्ष पहले, उसका परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान 2 टुकड़ों में खंड खंड हो गया, एक पाकिस्तान बना और बांग्लादेश। और इस बार ऐसी ही हमारे बंगाल की तरफ नजर उठाकर देखने की कोशिश की तो कितने टुकड़े होंगे ये ऊपर वाला ही जानता है। प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ी राहत की खबर मिल रही है। सरकार ने 5 किलो वाले सिलेंडर की सप्लाई बढ़ा दी है। 5 किलो वाले सिलेंडर की सप्लाई को अब 2 गुना करेगी सरकार। पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है और घबराहट में खरीदारी ना करने की अपील भी की गई है। आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार पेट्रोलियम मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये जानकारी दी है। आईपीएल 2026 के 13वें मुकाबले में आज राजस्थान रॉयल्स की भिड़ंत मुंबई इंडियंस से होगी। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। राजस्थान रॉयल्स ने इस सीजन खेले अब तक दोनों ही मुकाबले में जीत दर्ज की है। राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल में अब तक कुल 31 मुकाबले खेले गए हैं। इसमें से मुंबई इंडियंस ने 16 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। हवाई यात्रियों के लिए एयर इंडिया ने बड़ा झटका दिया है। अब यात्रियों को और जेब ढीली करनी पड़ेगी। घरेलू उड़ानों के लिए फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया गया है और इससे हवाई सफर महंगा हो जाएगा। ग्लोबल मार्केट में विमान ईंधन यानी ATF की कीमतों में आई तेजी के बाद एयरलाइन ने यह फैसला लिया है और